AFR यूनिट नंबर 1 क्या दिया हुआ है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। बराबर, कौन सी चीज़ तेरे को तेरे फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बतानी है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कि कंपनी की जो भी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि ना, वो हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तो लोगों को पता चलेगा नहीं कंपनी की आज की तारीख में सिचुएशन क्या है, कंपनी के पास कितना पैसा है, कंपनी के पास कितनी एसेट अवेलेबल है, कंपनी के पास कितना देवा है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है कि लॉस अर्न कर रही है कि। ठीक है, देख क्या बोला है, कंटेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें होगी। फिनेंशियल स्टेटमेंट कोई नवी चीज़ नहीं है कि, फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ आएगी, तो जो हम लोग 11-12 से पढ़ के आ रहे हैं वही सब इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ साथ जो भी हम लोग ने यूनिट नंबर 2-3 कवर करा ना, प्रैक्टिकली जो सम्स वगैरह करे वो भी यहाँ पर जो कवर होगा। देख क्या बोला, द फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अंडरलाइन कर दिया, फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कौन करेगा, BOD करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। फॉर रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग बनाएंगे किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए बनाएंगे। शेयर होल्डर कौन है, क्या ओनर ऑफ द कंपनी है। ओनर को तो पता होना चाहिए नहीं यार कि जो मैंने पैसा लगाया है तो भाई मेरी कंपनी की सिचुएशन क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, शेयर होल्डर के लिए बनाएगा। इन डिस्चार्ज ऑफ देयर स्टूडेंटशिप फंक्शन एंड हैंड्स कोऑपरेट लो एंजॉय अपॉन देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेइंग डाउन देम बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शेयर होल्डर तक पहुंचा देगा, कब, एनुअल जनरल मीटिंग के पहले, सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसके कारण उनको पता चल सके कि कंपनी जो है वो ट्रू एंड फेयर बरोबर से चल रही है कि नहीं चल रही है। क्या समझ पड़ी, तो भाई ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है बनाएगा कौन, BOD बनाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, शेयर होल्डर के लिए बनाएगा। कब उसको दे देगा, बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग में दे देगा। वो काय के लिए होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए होता है। ऑडिट का मकसद है जो वो था ना अपना, सही है। फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग, फिनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन सी चीज़ों का होना जरूरी है। दो है, स्टेटरी डिस्क्लोजर, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। स्टेटरी डिस्क्लोजर मतलब कंपलसरी ये चीज़ों का होना जरूरी है। क्या क्या होना चाहिए, बोर्ड का रिपोर्ट होना चाहिए, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट डिस्कशन होना चाहिए, रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, ऑर्डर का रिपोर्ट होना चाहिए। बस ये सब रिपोर्ट है। अब सब अकाउंट के जो सम्स अपने काउंट करे वो है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, अकाउंटिंग पॉलिसी, सेगमेंट रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ये सब चीज़ों का क्या आएगा, होना जरूरी है। बराबर, कौन सी चीज़ वॉलंटरी है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फॉर अ चेंजिंग प्राइस हैगा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हैगा, ने सोशल अकाउंटिंग रिपोर्ट। ये वॉलंटरी, तुम्हारी मर्जी में हो तो करने का, आपने क्या करने का, वॉलंटरी के 4 याद रखने का, बचे कुछ है सही है। सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग पॉलिसी, देख मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते किसको है, अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल एडॉप्ट बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तुमने कौन सी मेथड, तुमने कौन सी पॉलिसी का यूज़ किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन काउंट करने की कितनी है, बहुत सब मेथड है। नॉर्मली देखने जाओ तो 2 मेथड तुम्हारे को याद है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV, 2 मेथड आती है ना, कॉमनली है। अब अगर एक बंदा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, दूसरा WDV को फॉलो करेगा, तो दोनों का आंसर कैसा आ सकता है, अलग आ सकता है। तो दोनों का फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो तुम कभी भी तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, वहाँ पे तुम्हारे क्या करना है, तुमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी वो तुम्हारे बताना है। जैसे कहते हैं यहाँ पर जब लोग पीछे देखने जावे, देख सम्स एक एग्जाम्पल दिया है,
ए लिमिटेड बी लिमिटेड है, दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ है, दोनों का परचेज 25-25 करोड़ है, दोनों के डायरेक्ट कोचिंग 5-5 करोड़ है, दोनों का ओपनिंग स्टॉक नील लेगा, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? तो भाई पहले का 10 करोड़ है, दूसरे का 12 करोड़ है। क्यों? क्योंकि पहले वाले ने वेटेड एवरेज से ढूंढा, दूसरे वाले ने फीफो से ढूंढा। तो पहले वाले ने वेटेड एवरेज से ढूंढा आएगा तो 10 करोड़ आया क्लोजिंग, देख इसने 12 करोड़ लेके आया। देख अब अपनों को प्रॉफिट ढूंढना है, तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए हम लोग करेंगे क्या? टर्नओवर के अंदर क्लोजिंग को प्लस कर देने का। तो 10 50 ने 10, टर्नओवर कितना है? 50 करोड़ है, क्लोजिंग कितना है? 10 करोड़ है, 50 ने 10 हुआ कितना? 60। साइड में से परचेज है खर्चों को माइनस कर दूंगा, साइड में से 25 ने 5 30 दाव है, तो कितना प्रॉफिट आया? 30 करोड़ आया ना। जबकि बाजू वाले का ढूंढूंगा तो 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62 में से 30 जाएगा तो उसके हिसाब से प्रॉफिट 32 करोड़ आएगा। दोनों की सब चीज़ें सेम है, खाली क्या करा उसने इन्वेंटरी की मेथड दोनों की अलग अलग यूज़ की है। एक क्या करता है? वेटेड एवरेज को फॉलो करता है, एक फीफो को फॉलो करता है। दोनों अलग अलग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दोनों का क्लोजिंग स्टॉक का आंसर अलग अलग जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का आंसर अलग अलग तो प्रॉफिट भी अलग अलग। जबकि दोनों का टर्नओवर, दोनों का परचेज, दोनों का ऑपरिंग एवरीथिंग आर सेम। सर बड़ी तो क्या करना पड़े? अपनों को लिखना पड़े कि भाई मेरी ये वाली मेथड फॉलो करी, मैंने वेटेड एवरेज फॉलो करी, मैंने फीफो फॉलो किया। उससे क्या होगा? पता चलेगा, जो तुम्हारे फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो पार्ट है ना उसको पता चलेगा। रिपीट आ जाओ पेज पे। देख मेथड में क्या क्या आती है, सब अलग अलग मेथड आती है। डेप्रिसिएशन की मेथड है, इन्वेंटरी की मेथड है, इन्वेस्टमेंट की मेथड है की बर, फॉरेन करेंसी है, फिक्स असेट हैगा बराबर, रिटायरमेंट बेनिफिट, गुडविल है, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये सब क्या है कि अलग अलग इनों की मेथड आएगी। अब तुम जो मेथड फॉलो करो वो तुम्हारे फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर लिख देने का। क्या मैंने ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है, WDV को फॉलो किया है, SLM को फॉलो किया हुआ है, या वेटेड एवरेज से मैंने क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा है, फीफो से ढूंढा है, लिफो से ढूंढा हुआ है, एवरेज स्टॉक से ढूंढा हुआ है, जिससे तुम करो वो तुम्हारे को तुम्हारे फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर लिख देना। सान बड़ी बराबर। देख क्या दिया हुआ है, कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तुम्हारे कौन से वाली अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है? तो क्या लिखा हुआ है? वाइल सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब डिसाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, द फॉलोइंग नीड टू बी कंसिडर। ये सब चीज़ों को ध्यान में देंगे। कौन सी चीज़? तो तीनों ब्लैक पॉइंट याद रखने के, प्रूडेंस, सब्सटेंस या मटीरियलिटी, 3 चीज़ों को याद रखना। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब जितने भी लॉसेस है ना उसको ध्यान में दूंगा, प्रॉफिट को ध्यान में नहीं दूंगा। सही है? प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हम कभी भी क्या करते हैं? लॉसेस को ध्यान में देते हैं, कभी भी प्रॉफिट को ध्यान में नहीं देते। हम क्या करते हैं? बेड डेप गिरेगी तो बेड डेप माइनस करते हैं। सर बड़ी वो क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर से है। सब्सटेन ओवर अ फॉर्म, तो उसमें क्या बोला हुआ है? अंडरलाइन करिए, सब्सटेन इज नॉट मियरली द फॉर्म दैट शुड मैटर। या 3rd नंबर में मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? हम ऐसी हर वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो डिसीजन लेने के लिए जरूरी। अंडरलाइन करिए, नॉलेज ऑफ इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन। सर बड़ी जितनी इन्फॉर्मेशन तेरे काम की है उसको बोलेंगे मटीरियलिटी। तो कभी भी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो वाले टाइम पे क्या करूंगा? ये 3 चीज़ों को ध्यान में दूंगा। बराबर। उसके साथ साथ देख क्या बोला है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अकाउंटिंग का ना कुछ अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। बराबर। तो यहाँ पे भी जब भी हम लोग फिनेंशियल रिपोर्टिंग बनाएंगे तो ये 3 अजम्पशन को हम लोग ध्यान में देंगे। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? तो भाई गोइंग कंसर्न मतलब क्या हम ऐसा प्रिडिक्ट कर लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि हम जो बिजनेस है वो फ्यूचर में भी चलेगा। कब चलेगा? गोइंग कंसर्न। 2nd नंबर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अभी जो तुम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर, आने वाली नेक्स्ट ईयरों में भी क्या करने का? सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है। जैसे आज तुम WDV का यूज़ करके डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो भाई नेक्स्ट ईयर भी WDV का यूज़ करना है।
बराबर। आज तुम एसएलएम ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर भी एसएलएम। आज तुमने फीफो से क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा तो नेक्स्ट ईयर भी फीफो से ढूंढना है। आज तुमने एवरेज स्टॉक से ढूंढना है, नेक्स्ट ईयर भी एवरेज स्टॉक से ढूंढना है। आज तुमने वेटेड एवरेज से ढूंढना है, नेक्स्ट ईयर भी देखो वेटेड एवरेज से ढूंढना है। कंसिस्टेंसी रखनी है, जो भी करो एक जैसा करो। अभी आज मैं फीफो को फॉलो करूँ, नेक्स्ट ईयर में एवरेज को फॉलो करूँ, तो मेरी जो भी फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, मेरी जो कंडीशन है वो सेम थोड़ी दिखेगी, अलग अलग दिखेगी। एग्जाम्पल देखा ना अपनों ने, दोनों जगह क्या था, अगर तुम मेथड को अलग अलग कर दोगे तो आंसर भी तेरा अलग अलग आएगा। देख उसके साथ साथ क्या बोला हुआ, रिक्वायरमेंट रेटिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर तेरे को कौन सी चीज़ को डिस्क्लोज करना है, अंडरलाइन करियो। शेड्यूल नंबर कौन सा है, 6 का, और AS1 है का, डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। देख क्या क्या दिया हुआ है उसके अंदर, देख क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तुम लोग क्या क्या देखोगे, कौन सी चीज़ों को तुम बताओगे। तो देख अंडरलाइन करियो, पहले नंबर में क्या दिया है, सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करेंगे। सेकंड नंबर में क्या डिस्क्लोज करेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉर्मली एट अ वन प्लेस। एक जगह पे क्या करेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करेंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बताएंगे, बरोबर है। इसके बाद सुनिए, उसके अंदर इफ एनी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज नॉट फॉलो, अगर तुम कोई अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो नहीं करते हो, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। सुनिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, अगर तुम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो करते हो तो कोई भी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि। बट अगर तुम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को तुम फॉलो नहीं करते हो, जो भी अकाउंटिंग अजम्पशन है उसको तुम फॉलो नहीं करते हो, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर तुम कब फॉलो नहीं करते वो तुम्हारे बताना पड़ेगा। अगर फॉलो करते हो तो कोई मसला ही नहीं है, पर फॉलो नहीं करते हो तो डिस्क्लोज करना पड़े कि क्यों नहीं कर रहे हो, रीज़न क्या है। उसके साथ साथ अगर तुम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हो तो भी तुम्हारे को बताना। जैसे कि अभी इतने सालों से मैं एसएलएम के बेसिस के ऊपर में डेप्रिसिएशन काउंट करता था, अभी ये वाले साल से मैंने क्या कर दिया, WDV कर दिया, मैंने अकाउंटिंग मेथड चेंज करी, तो मेरे को फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर लिखना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन से रीज़न से मैंने एसएलएम को छोड़ कर WDV को फॉलो किया, कौन सी चीज़ बतानी पड़ेगी। तो देख अभी तक अपने 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी को बताना पड़ेगा, सेकंड नंबर फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, थर्ड नंबर अगर अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो करता हूँ तो कोई भी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो नहीं करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करता हूँ तो भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि इसको देख फर्स्ट नंबर की लाइन में दिया हैगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जो पर्टिकुलर असेट है वो जितने टाइम तेरी चलेगी, बराबर है, उसको पर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएबल वैल्यू निकालेंगे, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बड़े जो कहाँ पे बताया गया है, शेड्यूल नंबर 2 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है। बड़े हम लोग करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालेंगे, तो भाई डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सपोज समझ लो फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ये पर्टिकुलर मोबाइल है, अब ये मोबाइल है 2 साल मेरे को चलने वाला है, ये 2 साल के बाद अगर मैं उसको बेचूंगा तो 5,000 रुपये आएंगे। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ये मोबाइल जो है, बराबर कि भाई इसकी कीमत आज की तारीख में 23,000 रुपीज़ है, बराबर है। अब इसको मैं बेचूंगा तो कितने रुपए आएंगे, 5,000 आएंगे 2 साल के बाद, तो 23,000 माइनस क्या करूँगा, 5,000 करूँगा, 18,000 हुए। 18,000 कितने साल ये चलेगा, 2 साल चलेगा, 18,000 डिवाइड बाई 2, मतलब 1 साल के मेरे को 9,000 रुपये डेप्रिसिएशन निकालना, तो 2 साल के 18,000 डेप्रिसिएशन, 23 का मोबाइल है, 18 डेप्रिसिएशन, मैं बेचूंगा तो 5,000 आएंगे। डेप्रिसिएशन निकालने का मेन मकसद क्या के लिए होता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो असेट है जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद उसके जैसी दूसरी तो असेट अपनों को चाहिएगी ना,
तो उसके लिए तो पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। अभी तो क्या 10, 20, 25, 50,000 की कोई मशीनरी वगैरह नहीं आती है। कंपनी में तो लाखों ने करोड़ों रुपए की मशीनरी और प्रोडक्ट वगैरह हो, सब पर्टिकुलर चीज़ें होती है, सब असेट्स वगैरह होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़े, पहले से मैनेजमेंट करके रखना पड़े, एकदम से थोड़ी पैसा निकलेगा। जैसे कि मेरे को खबर है कि मोबाइल है वो 2 साल बाद नहीं चलेगा, नवा लेना पड़ेगा। अब आज की तारीख में 23,000 का है तो डेफिनेटली 2 साल बाद 23 का तो होगा जी ना, उससे ज़्यादा का होगा, कम का थोड़ी होगा। तो अभी से मैं सोच के रखूँ कि 23,000 का अरेंजमेंट करने का आएगा, सही है। अब इसको मैं बेचूंगा तो 5,000 तो आएंगे ना, तो मेरे को 2 साल बाद कितने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 18 का तो करना पड़ेगा ना। 23 का मोबाइल है, 5 इसके बेचूंगा तो आएंगे, तो 18 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1 साल के 9,000 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दिस इज डेप्रिसिएबल वैल्यू, बराबर है। देख क्या बोला हुआ है, सुनिए। डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, रिपीट करते हैं। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है कि एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ वैल्यू है। बराबर क्या, एसेट की जो भी यूजफुल लाइफ हैगी उसको ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन के परसेंटेज कहाँ पे दिए, शेड्यूल नंबर 2 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर दिया है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर से उसके एस्टिमेटेड रिसीव्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करने का, लाइफ जो भी हो वो कर देने का, तो डेप्रिसिएबल वैल्यू मिल जाए। मोस्ट टाइम भी ध्यान से सुनिए। इन केस ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन क्लास ऑफ असेट, नीचे कुछ असेट के क्लासेस दिए गए, द कंपनी यूज डिफरेंट यूजफुल लाइफ देन दोज प्रिस्क्राइब इन शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर यूजफुल लाइफ जो दी है उसको छोड़ के तुम दूसरी भी यूजफुल लाइफ लगा सकते हो। द यूजफुल लाइफ हैज बीन असेट बेस्ड ऑन द टेक्निकल एडवाइस टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ द असेट। यूजफुल लाइफ हम डिपेंड किसको ऊपर से करेंगे कि तुम्हारे असेट कौन से टाइप्स का आएगा, उसका एस्टीमेट यूजेस कैसा आएगा, बराबर है ने। मैनेजमेंट के बेस्ट एस्टीमेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसकी यूजफुल लाइफ डिसाइड करेंगे। जैसे कि अभी ये मोबाइल है, समझ लो, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को 2 साल चलेगा, हमदान को दे दूंगा तो 6 महीने भी नहीं चलेगा, शायद बड़ी। तो उसके कंडीशन में डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा, मेरी सिचुएशन में अलग निकलेगा, सही है ना। जैसे कि देख बिल्डिंग है तो बिल्डिंग मोस्टली क्या होता है 3 से 60 साल तक चले, प्लांट ने मशीनरी 18 से 25 साल तक चले। ऑफिस के जो इक्विपमेंट है, ऑफिस के इक्विपमेंट मतलब कि टेबल कुर्सी वगैरह ना, वो सब वो 4 साल तक चले। एक अंदाजा, शायद बड़ी एक एस्टीमेट तुम लोग लगा सकते हो। फिर आता है वैल्यूएशन इन्वेंटरी, ठीक है। देख उसमें कैसे याद रखेंगे, रॉ मटेरियल स्टोर एंड स्पेयर हैगा, और फ्यूल कंज्यूमर पैकिंग मटेरियल है वो सब वेटेड एवरेज मेथड का यूज़ करेंगे। फिनिश गुड्स ने गुड्स इन ट्रांसलेट, उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट मेथड का यूज़ करूँगा। अब बचा क्या, वर्क इन प्रोसेस में फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हैगा तो उसके लिए क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट होगा ना, उसके लिए वेटेड एवरेज का यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ कितना अभी तक शेयर ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स पोर्शन ऑफ ओवरहेड का भी क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। शॉर्ट में दे क्या करने का, बाकी के 5 याद रखना। ये जो बड़े वाला है वो किसके लिए का, वर्क इन प्रोसेस है, फिर फिनिश गुड्स के लिए। शायद बड़ी इसमें तो 2 ही अपने याद रखने के ना। वेटेड किस में लगेगा, रॉ मटेरियल स्टोर ने स्पेयर फ्यूल कंज्यूमर पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा। मतलब शॉर्ट में जो चीज़ों का यूज़ करें ना हम लोग बनाने के लिए वो सब पे वेटेड लगा दिए। देखो रॉ मटेरियल का यूज़ करूँगा, स्टोर ने स्पेयर का यूज़ करूँगा, फ्यूल कंज्यूमर पैकिंग मटेरियल का यूज़ करूँगा। जो यूज़ करने वाली चीज़ें वेटेड, यूज़ होने के बाद फिर जो रेडी हो जाता है ना, जो बन गया जो तैयार है, जैसे कि फिनिश गुड्स एक्चुअल। गुड्स इन ट्रांसिट, गुड्स इन ट्रांसिट मतलब माल तुमने ऑर्डर दिया है रास्ते में है, सही है ना, तो भी किस में जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज पे जा, MCQ आएगा। इसके बाद जाता है इन्वेस्टमेंट। देख अंडरलाइन करते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा क्या क्या लिखा हुआ आएगा। इन्वेस्टमेंट देर आर रेडीली रिलाइजेबल, अंडरलाइन करते हैं रेडीली रिलाइजेबल, नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से कम टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। अंडरलाइन कर, है कि नहीं, सेकंड नंबर की लाइन में करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ऑल अदर इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देख क्या बोला हुआ है,
ऐसे वाले इन्वेस्टमेंट जो रेडीली रेजेबल है। रेजेबल मतलब क्या, उसको बेच के जल्दी पैसा आ जाएगा। कैसे है, बेचेंगे तो जल्दी पैसा आ जाएगा, रेडीली है, बराबर है, और 12 महीने से कम पीरियड के लिए, तो क्या हो गया, करंट। उसको छोड़ के बाकी जितने भी है क्या हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। करंट को हम शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं, पर इसने करंट बोला तो अपना करंट ज बोलना है, चाहे बड़ी ना। आगे देख क्या दिया है, मोस्ट टाइम पे अंडरलाइन करिए, करंट इन्वेस्टमेंट आर कैरी एट अ कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। करंट इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। जैसे स्टॉक होता है ना, स्टॉक में क्या करता है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, बाजार कीमत ने चौपड़े कीमत दोनों में जो छोटा है वो ले लेने का, चाहे बड़ी। तो करंट इन्वेस्टमेंट में क्या करूंगा, फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, अरे कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू दोनों में से जो छोटा होगा वो लूंगा। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या लूंगा, कॉस्ट, उसमें दोनों का वो नहीं करने का, चाहे बड़ी ना, बराबर, चाहे बड़ी। देख इसके बाद क्या दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट दो तरीके का, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट ने पोस्ट एम्प्लॉयड बेनिफिट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से कम मतलब शॉर्ट टर्म, 12 महीने से कम मतलब करंट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब ऐसे वाला एम्प्लॉय का बेनिफिट जो कैसा हुआ है, 12 महीने से कम पीरियड के लिए हुआ। अंडरलाइन करते पहले नंबर की लाइन में, विद इन 12 मंथ, बराबर है। तीसरे नंबर की लाइन में दिया है सैलरी है, वेजिस है, शॉर्ट टर्म कंपनसेशन है, बराबर है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स है, ये सब चीज़। सेकंड नंबर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है, जॉब के बाद का बेनिफिट। पोस्ट माने बाद में, जॉब करके तुम निकल जाओ उसके बाद का जो बेनिफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बोलते हैं। जो कहाँ पे बताया गया है, AS 15 ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर बताया गया। क्या बताएगा, AS 15, बराबर। इसके बाद आता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग तेरा यूनिट नंबर 2, एम्प्लॉय बेनिफिट तेरा यूनिट नंबर 3 है, बराबर। इक्विटी शेयर के साथ एम्प्लॉय बेनिफिट वाला क्वेश्चन आता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में अपने देखा था ना, वो 10% वाला, 10% वाला कौन से, 75% वाला कौन से, बराबर है, वो जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग। अंडरलाइन करते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या आवे, रेवेन्यू आवे, एक्सपेंसिस आवे, असेट आवे, लायबिलिटी आवे। वो एग्जाम्स अपन ने करा था ना, वो एक्सपोर्ट वाला, बराबर है, इंटर सेगमेंट कंसोलिडेशन वाला, वो हर पेपर के अंदर एक सम्स आता है जिसको अपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। बड़े पहले नंबर का पार्ट, फिर दूसरे नंबर के पार्ट के अंदर अपन ने एक्सपेंसिस और इनकम का करा था, थर्ड नंबर के पार्ट के अंदर असेट एंड लायबिलिटी था। चाहिए यूनिट नंबर 2 का पहले नंबर का ही सब्स 9 से 10 मार्क में हर पेपर के अंदर है वो वाला, बराबर है। देख क्या क्या दिया है इसके अंदर, वो सब चीज़ ने रेवेन्यू, एक्सपेंस, असेट ने लायबिलिटी है। इसके बाद एक ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वें नंबर की लाइन सुनिए, आइम पे रेवेन्यू, एक्सपेंसिस, असेट एंड लायबिलिटी विच आर कॉमन, जो कैसी हो गए, कॉमन हो गए, तो छेले नंबर की लाइन टिक कर लिया, कॉमन रेवेन्यू, एक्सपेंसिस, असेट, लायबिलिटी इज द केस में भी। अगर कॉमन होवे तो क्या होगा, कॉमन रेवेन्यू कॉमन है तो कॉमन रेवेन्यू, एक्सपेंसिस देगा कॉमन तो कॉमन एक्सपेंसिस आवे। इसके बाद है EPS, अर्निंग पर शेयर, जिसकी डिटेल में थियरी हम लोग ने कंप्लीट की हुई है, डिटेल में, बराबर है, वीडियो भी अवेलेबल है। देख क्या दिया है, अर्निंग पर शेयर, पहले नंबर की लाइन अंडरलाइन कर दे, नेट प्रॉफिट, डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सही है ना। उसका अंदर एक थर्ड नंबर की लाइन में दिया डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर लेगा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कब होगा, डाइल्यूटेड ने एंटी डाइल्यूटेड है ना, देख लास्ट नंबर में एंटी डाइल्यूटेड भी है। डाइल्यूटेड में क्या होगा, जो शेयर की कीमत है तेरी क्या हो जाएगी, EPS कम हो जाएगी, एंटी डाइल्यूटेड के अंदर बढ़ जाएगी, बराबर है। देख इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रिपोर्ट के अंदर कौन सी चीज़ें बताएगा,
बराबर, कौन सी चीज़ उसको बतानी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने रिपोर्ट के अंदर। देख क्या बोला हुआ है, अंडरलाइन कर दे जाइए। ए नंबर में देख क्या बोला है, कंपनीज अफेयर्स के बारे में बताएगा। कंपनी अफेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या आएगा, टैक्स कितना पे करा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह क्या है, प्रोविजन वगैरह क्या है, वो सब के बारे में। सेकंड नंबर, कैरी टू एनी रिजर्व, अगर तुमने कोई रिजर्व रखा है उसके बारे में बताएगा। सी नंबर में, डिविडेंड तुमने दिया है उसके बारे में बताएगा। इसके बाद डी नंबर में क्या बोला हुआ है, मटीरियल चेंजेस किया हुआ है उसके बारे में बताएगा। कंजर्वेटिव एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उसके बारे में बताएगा। मटेरियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा। ये सब के इसमें आएगा, डायरेक्टर के रिपोर्ट के अंदर आएगा। कौन सी चीज़ बताएगा, तो भाई डायरेक्टर कंपनी के अफेयर्स के बारे में बताएगा, कुछ रिजर्व वगैरह रखा होगा उसके बारे में बताएगा, डिविडेंड के बारे में बताएगा, मटीरियल चेंज इन कमिटमेंट, अगर कोई मटेरियल को तुमने चेंज किया आएगा, मतलब पहले तुम्हारी सपोज समझ पहले तुम WDV को फॉलो करते थे, अभी तुम SLM को फॉलो करते हो, तो तुमने चेंज किया ना, उसके बारे में बताएगा। ने मटीरियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा, जो काम की इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में बताएगा। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 134, डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बताएगा, कौन सी चीज़ों को वो ध्यान में देगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अंडरलाइन करते जाइए। सुनिए, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट, एनुअल अकाउंट बनाने के टाइम पे क्या करना है, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से, थर्ड नंबर की लाइन में बोला है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया ने दिए गए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम, बराबर है। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, दूसरे नंबर पे बी नंबर में क्या बोला हुआ है, उसको अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है जिसके कारण वो क्या कर सके, जजमेंट कर सके, एस्टिमेट कर सके ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में। उसके साथ साथ उसको क्या करना है, प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर करनी है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए। उसके साथ साथ उसको क्या करना है, एनुअल अकाउंट करना है, मेंटेन करना है, किसके हिसाब से, गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर। कोई भी अकाउंट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे जो बना है, गोइंग कंसर्न मतलब क्या, हम ऐसा सोचेंगे कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में भी चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे ना। अगर बेस डालना होगा तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनेंगे, गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर बनाएगा। साथ में वो क्या करेगा, फुलेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा, क्या करेगा, फुलेस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन द रिपोर्ट के अंदर सब इन्फॉर्मेशन देगा। कौन सी चीज़ वो बताएगा, तो भाई पहले नंबर के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिए गए। उसके साथ साथ वो क्या करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह को इस तरीके से अप्लाई करेगा जिसके कारण ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे को देखने में मिले। बराबर, साथ में वो क्या करेगा, सफिशिएंट केयर करेगा अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। उसके साथ साथ गोइंग कंसर्न के बेसिस के ऊपर अकाउंट बनाएगा। उसके साथ साथ क्या करेगा, ऑडिटर का रिपोर्ट वगैरह सब रिपोर्ट जो भी है वो हमारे क्या करेगा, सबमिट करेगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद ये क्या दिया है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। मैनेजमेंट क्या क्या करेगा, तो देख सुनिए, एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस डिस्कशन ऑफ द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका थ्रेट वगैरह क्या उसके बारे में बताएंगे। मैनेजमेंट डिस्कशन ने एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनी है, उसको क्या करेंगे, उसकी क्या बेनिफिट्स है, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, वो सब के बारे में हम लोग बताएंगे। पढ़िए। उसके बाद आता है ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर का रिपोर्ट किस में जावे, सेक्शन नंबर 143। तो सेक्शन नंबर 143 ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देख क्या दिया हुआ है। ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर का काम क्या होता है, बताना क्या बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। पहले नंबर की लाइन, ऑडिट रिपोर्ट इज एन एक्सप्रेशन एंड प्रोफेशनल ओपिनियन अबाउट द स्टेट ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे।
थर्ड नंबर की लाइन अंडर सेक्शन नंबर 143 के अंदर बताया गया है, कंपनी 1 2013 के अंदर। उसके लास्ट में क्या दिया आएगा, देख उसके नीचे बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस भी होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। उसके बराबर नीचे क्या बोला हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। सही है, ये तो सब चीज़ के बारे में हमारे को खबर है। अब लास्ट में क्या आता है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। तो लीगल रिक्वायरमेंट में खाली तेरे को क्या करना है, ब्लैक बोर्ड याद करके जाना है। अक्यूरेट बेसिस है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन है का बराबर है। एट एवरी, देख सुनियो, एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल प्लेस बिफोर द कंपनी। बराबर, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के पहले उसको बुक्स अकाउंट रेडी करके रखना पड़ेगा। इसके पहले अपन देखा ना, बराबर है। साथ क्या बोला हुआ है, ऑथेंटिकेशन हैगा, प्रिवेंशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट हैगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हैगा, रिपोर्ट है। देख रिपोर्ट में क्या अटैच करना हैगा, ऑर्डर का रिपोर्ट ने डायरेक्टर का रिपोर्ट दोनों अटैच करना हैगा, बराबर है। ब्लैक पॉइंट काम किए गए ने कंटेन एंड फॉर्म्स। देख कंटेन एंड फॉर्म के अंदर क्या दिया हुआ है, सुनिए अंडरलाइन करिए। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, किसके हिसाब से, पार्ट 1 शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द कंपनी 2013 के हिसाब से। ने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पार्ट 2 शेड्यूल नंबर 3 कंपनी 2013। क्या याद रखोगे, बैलेंस शीट पार्ट 1 है, शेड्यूल नंबर 3 ने कंपनी 2013 ने प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो पार्ट 2 आ शेड्यूल 3 है ने कंपनी 2013 है। दोनों में से MCQ आएगा, बराबर है।